everyone. Now starting a new series of बिहार हिस्ट्री जिसमें हम बिहार के एंशंट, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों को कवर करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सबसे पहले बिहार का मैप। तो मैं हर बार चाहूँगी कि जब भी किसी भी ज़िला का नाम आए तो आप बिहार के मैप को देखो, करंट अफेयर्स पढ़ते वक्त खास करके, ताकि आपको पता चले कि कौन सा ज़िला कहाँ है, किसकी बाउंड्री किसके साथ लगती है, कौन सा ज़िला कौन से डिवीज़न में आता है। तो ये मैप जो है ये खास करके बिहार के डिविजन्स को बताएगा कि कितने डिविजन्स है। अगर यहाँ पे आप साफ साफ देखें तो एक दो डिविजन्स है जिनका नाम जो है उनमें से किसी ज़िले में से नहीं है, उनके अलावा में से है। मतलब कि जो भी ज़िला आता है उस डिवीज़न में, उस ज़िला को छोड़ के बाकी उसका नाम होगा। जैसे कि बाकी सभी डिवीज़न का नाम उनके ज़िला पे ही है। आप देख सकते हैं ये है पूर्णिया डिवीज़न। मैंने ये एरो जो बनाया ये मेरे खुद के नोट्स हैं, ये मैं अपने नोट कॉपी से ही बता रही हूँ आपको, क्योंकि जो मैंने प्रीलिम्स के लिए बनाया था अपने लिए। तो ये पूर्णिया है, दिस इज़ पूर्णिया, एंड पूर्णिया डिवीज़न का नाम पूर्णिया पे है। ये कटिहार, सॉरी ये किशनगंज है ऊपर, ये अररिया है, ये पूर्णिया है और यहाँ पे कटिहार है। यही 4 जिला है सिर्फ पूर्णिया डिवीज़न में। इसी तरह हम बाकी को देखेंगे। इसका नाम कोसी डिवीज़न है। हमें पता है कि बिहार में जो 38 जिला है इसमें से एक भी कोसी नाम का तो कोई जिला नहीं है। तो इस डिवीज़न का नाम कोसी इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोसी नदी बहती है। तो ये जिला है आपका सहरसा, सुपौल, मधेपुरा एंड सहरसा। ये दरभंगा है। ये तीसरा वाला जो डिवीज़न आपको दिख रहा है ये दरभंगा डिवीज़न है, क्योंकि ये वाला जो जिला है ना बीच में ये दरभंगा जिला है, इसलिए इस डिवीज़न का नाम दरभंगा डिवीज़न पे रखा गया। तो ये 3 जिला इसमें आता है जो कि है, ये पहला है आपका मधुबनी, दरभंगा एंड समस्तीपुर। नेक्स्ट है ये आपका तिरहुत डिवीज़न। तिरहुत डिवीज़न में आप देखेंगे कि कितने ज़िले हैं। सबसे पहले ये तिरहुत डिवीज़न किसी भी जिला के नाम पे नहीं, आपको दिख रहा होगा तिरहुत तो कोई जिला है नहीं बिहार का। तो ये इसलिए क्योंकि तिरहुत इस रीजन को कहते हैं, एंशियंट टाइम से ही तिरहुत कहते हैं। ये आपका WBC, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, उसके बाद ये है आपका मुजफ्फरपुर, ये है आपका वैशाली, दिस इज़ सीतामढ़ी। ये छोटा सा यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये शिवहर है। ठीक है, तो इतने ज़िला हो गए। अब आगे अगर हम देखें यहाँ पे बिहार को अगर आप देखें तो ये है आपका गोपालगंज, ये है आपका सिवान और ये है सारण। सारण के नाम पे ही इस डिवीज़न का नाम भी सारण पड़ गया है। क्या नाम है देखिए, ये सारण दिख रहा है ना आपको, सारण डिवीज़न। तो ये हमने देखा 3 जो है सारण डिवीज़न। अगला है पटना डिवीज़न। पटना डिवीज़न को अगर आप देखें तो इस पटना में 6 जिला है। 2 ही डिवीज़न है जिसमें 6 जिले हैं, सॉरी 3 डिवीज़न। एक तो पटना डिवीज़न में 6 जिला है, एक तो ये आपने तिरहुत डिवीज़न में देख लिया 6 जिला है, एक ये मुंगेर डिवीज़न है जिसमें 6 जिला है। बाकी सब में 5-5 जिले ही हैं, किसी में तो कम है, किसी में 2 ही है, किसी में 3 ही है। ये है आपका लंबा सा पटना, इसी के नाम पे इस डिवीज़न का नाम भी पटना डिवीज़न है। ये है कैमूर, आपको पता होगा। ये रोहतास है। मैं बोलने से पहले आप बोल दीजिए ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए, देख ले कि आपको कितना याद है। ये है बक्सर, ये क्या है भोजपुर, दिस इज़ पटना। अभी मैंने बताया पटना के नीचे ये छोटा सा नालंदा। तो ये सारे 6 जिले जो है ये पटना डिवीज़न में है। आगे हम देखते हैं, ये है आपका मगध डिवीज़न, नीचे लिखा भी है मगध डिवीज़न। ये भी किसी जिला के नाम पे नहीं है, क्योंकि हमें पता है मगध डिवीज़न, मगध कोई भी जिला नहीं है बिहार में। जो जो किसी जिला के नाम पे नहीं है ना उसका एरो हमने जिला में डाला ही नहीं है। ये है आपका गया। मगध डिवीज़न क्योंकि एंशियंट टाइम में जो 16 महाजनपद थे उसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग था वो मगध था और इसी रीजन में था, और उसका कैपिटल ये था, कभी कभी ये था राजगीर, और ये पटना है ना पाटलिपुत्र। गया हो गया। ये औरंगाबाद है। ये है आपका नवादा, नवादा, NAW से मैं नवादा लिखती हूँ, NAL से मैं नालंदा लिखूँगी। और ये है आपका अरवल, और ये है जहानाबाद। ठीक है, तो इतने ज़िले जो हैं ये मगध डिवीज़न के, इसमें 5 ही ज़िले हैं। आगे अगर हम देखते हैं, ये जो मुंगेर डिवीज़न मैंने बताया, नीचे लिखा भी है मुंगेर डिवीज़न। ये देखिए मुंगेर डिवीज़न में जो है मुंगेर डिवीज़न मुंगेर जिला पे ही इसका नाम पड़ा है। यहाँ पे क्योंकि एरो जा रहा है इसका मतलब ये मुंगेर है। ये जमुई है, ये है आपका लखीसराय, ये है आपका बेगूसराय, ये है शेखपुरा। अब इस पे तो सीरीज़ भी आ गई, अब तो याद हो जाएगा ये शेखपुरा कहाँ पे है। और ये आपका एक जो रह गया ये है खगड़िया। क्लियर ना। ये है आपका नेक्स्ट डिवीज़न, ये है भागलपुर डिवीज़न। आप चाहे तो वीडियो की स्पीड को बढ़ा के सुन लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बनाते टाइम धीरे धीरे बोलने से आसानी रहती है, गलती ना हो। ये है आपका भागलपुर डिवीज़न, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भागलपुर लिख रखा है मैंने। भागलपुर डिवीज़न, इसमें जो है 2 जिला है, ये आपका भागलपुर और ये है आपका बांका। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका ये पूर्णिया डिवीज़न, ये तो हमने कर ही लिया। तो ये क्लियर हो गया मैप। तो ये तो जस्ट एक मैप का रिवीजन था, हमें ये भी याद होना चाहिए कि कौन से लैटिट्यूड से कौन से लॉन्गिट्यूड से, ये सब मैप के बारे में हर चीज़ आप देखते रहिए जितनी बार भी आप मैप पढ़ते हैं। ये एग्रीकल्चर का बिहार का मैप है। ये नदियों का नाम है,
नदी अगर हम देख लें एक बार, तो सबसे लास्ट में यहाँ पे महानंदा है। महानंदा के बाद ये आती है आपकी कोसी, जो मेन नदियाँ हैं। ये करछा, कमला, बागमती, कमला है ये, बागमती यहाँ है, ये बूढ़ी गंडक है, ये गंडक है, ये घाघरा है। ठीक है, इसमें से 3 नदियाँ हैं जो स्नोफेड है। स्नोफेड बिहार में 3 ही नदियाँ हैं जो कि स्नोफेड है। स्नोफेड कौन सी है? कोसी है, गंडक है और घघरा है। तो ये सब क्या है? घघरा, ये सब स्नोफेड है, मतलब कि सीधे स्नो पिघल के इनमें पानी आता है। ये सारी जो ऊपर की रिवर्स हैं ये सारे ही पेरेनियल है। पेरेनियल हम उसको कहते हैं जिसमें 12 महीना पानी आता हो, 12 मंथ्स। और नीचे की जो ये नदियाँ हैं, नीचे की नदियाँ मैं दूसरे कलर से बनाती हूँ। ये जो है ये कहाँ से आती है? ये मेनली सीजनेबल है, सीजनल कहते हैं इनको। ये आपका सोन है, यहाँ पे कर्मनासा है, पुनपुन, फल्गु। उसके बाद जो मेन नदी है यहाँ पे आपका एक नॉर्थ क्योल भी होना चाहिए, जो कि मुंगेर से आ जाता है, लखीसराय नॉर्थ क्योल। यहाँ पे एक अजय भी है और कुछ यहाँ पे दिख रहा है बढ़वा, और ये सब ऐसी ही नदियाँ हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। सबसे मेन है हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री शुरू करते हैं। यहाँ पे हेडिंग मिस हो गया है मेरा, तो ये एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स हैं मेरे। एंशिएंट में सबसे पहले क्या आता है? स्टोन एज। तो एंशिएंट में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बिहार का नाम बिहार क्यों है? बिहार का नाम बिहार क्यों है? सबसे पहले इसको विहारास बोला जाता था। विहारास का मतलब होता है रेस्टिंग हाउस फॉर मॉन्क्स। मॉन्क्स कौन होते हैं? जो सेंट्स होते हैं, जो बुद्धिज़्म जैनिज़्म को मानने वाले जो साधु संत होते हैं, वो मॉन्क्स होते हैं, मॉन्क्स, संत। तो बिहार यहीं से हुआ। विहार बदलते बदलते क्या हो गया? बिहार हो गया। जैसे कि एमरजेंसी को बोलते बोलते गाँव में इमरजेंसी कर देते हैं, ऐसे बिहार का जो है ना प्रोनाउंसिएशन खराब होते होते एक टाइम ये बिहार आ गया। और रेस्टिंग हाउस फॉर मॉन्क्स को विहारास क्यों कहते हैं? आपने वैसे भी आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा 2 टर्म। एक है आपका विहारास जो यहाँ पे दिख रहा है, और दूसरा है आपका चैत्य। चैत्य किसको कहते हैं? चैत्य होता है प्रेयर हॉल्स। जो एंशिएंट में आप गुप्ता के आर्किटेक्चर्स पढ़ोगे ना, तो ये 2 चीज़ को पढ़ोगे। चैत्य कहते हैं प्रेयर हॉल्स को, विहारास कहते हैं रेस्टिंग हाउस को, रेसिडेंस को। सबसे पहले हम आएंगे स्टोन एज में। स्टोन एज में अगर देखें तो स्टोन एज का जो साक्ष्य है हमारे यहाँ बिहार में, वो सिर्फ ज़्यादातर मुंगेर में मिला है। ज़्यादातर पैसारा, विलो, मुंगेर में। और मिला क्या क्या है? स्ट्राटिफाइड डिपॉजिट्स ऑफ एक्यूलियन टूल्स, हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स। ये मेरे नोट्स हैं, ये शॉर्ट नोट्स हैं जो मैंने रिवीजन के लिए बनाया है, इसलिए इससे जल्दी से इसे प्रीलिम्स से पहले रिवीजन करने में बहुत कम टाइम लगेगा। सिर्फ क्रिप्स चीज़ें मैंने इसमें डाली है। और ये जो बुक है अपना बिहार का जो आता है, बिहार समग्र, KBC नैनो, उसी में से मैंने बनाया है। और ये मेरे अपने हैंडमेड्स नोट्स हैं जो मैंने प्रीलिम्स के लिए बनाए थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। स्टोन एज देख लिया हमने। क्या? एक्यूलियन टूल्स, हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स ये मिलते हैं। एक्सेस मतलब होता है क्या? कुल्हाड़ी। तो हैंड एक्सेस कैसा होता होगा? ये बस हाथ में यहाँ पे थोड़ा सा पकड़ लिए और यहाँ से जो हमला करना है वो करते थे। हैंड एक्सेस छोटे से। उसके बाद न्यूलिथिक टूल्स। न्यूलिथिक्स हम पढ़ते हैं कि अब स्टोन टूल्स की अगर बात करें तो 3 एज है। कौन कौन सा एज है? एक तो आपका पैलियोलिथिक है। पैलियोलिथिक मतलब, लिथिक मतलब होता है, ये जो लिथिक टर्म है इसका मतलब होता है स्टोन, और पैलियो मतलब होता है प्राचीन। तो सबसे पहले वाला जो स्टोन एज था ना, सबसे पुराना, जिसमें लोगों को कुछ नहीं आता था, बहुत कम आता था, सिर्फ पत्थर उठाते थे और मारते थे। इनके टूल्स भी ज़्यादा जो है ना नुकीले या सुंदर या क्या कहते हैं, तेज़ धार वाले नहीं होते थे। इसके बाद आया मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक, तो लिथिक मतलब हमने अभी बताया कि लिथिक मतलब होता है स्टोन एज, और मेजो मतलब होता है मीडियम, बीच का। तो इसके बाद क्योंकि नियोलिथिक आया, नियो मतलब होता है नया, लिथिक मतलब स्टोन एज, तो नियोलिथिक नया है, पैलियोलिथिक पुराना है, तो बीच वाला क्या होगा? मिडिल। तो इसीलिए इसको मीजोलिथिक कहते हैं। ठीक है, तो ये मीजोलिथिक एज है अपना। हमारे यहाँ जो ज़्यादातर जो मिले हैं वो सोर्सेज, वो न्यूलिथिक के ही मिले हैं। तो न्यूलिथिक हमारे यहाँ शुरू हुआ 2500 से 1500 के बीच। आप देखेंगे यही जो है IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी एज है। क्योंकि जो अगर आप न्यूलिथिक एज देखेंगे ना, तो जहाँ सबसे पहले सभ्यता आई, जैसे कि अफ्रीका की बात कर ले, ये जो आप अफ्रीका है आपका, तो अफ्रीका में पहले लोग आए थे, तो यहाँ का न्यूलिथिक एज इंडिया के न्यूलिथिक एज से पहले हो गया होगा, क्योंकि उन लोगों ने पहले सीख लिया था वही काम इंडिया में आते आते बहुत टाइम लग गया। इंडिया में बाद में, और इंडिया में भी बिहार में गंगा नदी के पास आते थे बहुत समय लगा, क्योंकि यहाँ पे गंगा नदी के पास सभ्यता कम थी। स्टोन एज के लोग कहाँ पे रहना प्रेफर करेंगे? आप बताइए, नदी के पास रहना पसंद करेंगे या वैसे जगह में जहाँ पे पहाड़ होगा, जहाँ से पत्थर मिलना आसान है? तो ये लोग हिली एरियाज़ में ज़्यादा रहते थे, क्योंकि यहाँ से पत्थर मिलना बहुत आसान है। और हमारे यहाँ गंगा की नदी पर सिर्फ मिट्टी क्या है? एलुवियल है,
फर्टाइल मिट्टी है, यहाँ पे पत्थर मिलना मुश्किल है, तो यहाँ पे सभ्यता बहुत लेट से आई। इसलिए हम जो बिहार का न्यूलिथिक एज पढ़ते हैं ये बहुत लेट से शुरू हुआ, 2500 से 1500 के बीसी में। आगे हम पढ़ेंगे कि क्या मिला कि न्यूलिथिक एज में, न्यूलिथिक कल्चर का हमारे गंगा वैली में क्या मिला। चिरांद छपरा में मेनली मिला है, छपरा में चिरांद है। छपरा कहाँ से? सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है छपरा। तो यहाँ पे मेनली ओकर कलर पॉटरी मिली है, ग्रीन रेड ब्लैक वेयर्स मिले हैं, मतलब कि हरा ग्रे लाल और काला ये वेयर्स मिले हैं। स्पॉटेड वेसल्स, स्पॉटेड वेसल्स किसको बोलेंगे हम? स्पॉटेड वेसल्स देखिए, अब ये बर्तन है, ठीक है, ये हांडी है, इसमें छेद है, ठीक है, छेद है, गोल 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 छेद है, या फिर ऐसे प्लेट है, इसमें छेद है। तो छेद से क्या करते थे? पानी निकालने के लिए, जैसे हम चावल बनाए तो उसमें से मार निकालने के लिए हम छेद वाले बर्तन को यूज़ करेंगे ना। तो इसी तरह स्प्राउटेड वेसल्स, इससे क्या पता चलता है कि यहाँ के लोग काफ़ी डेवलप्ड थे, क्योंकि उन्हें बर्तन के बारे में तो पता ही था, बल्कि स्प्राउटेड वेसल्स के बारे में भी पता था। बस यही है। आगे है कि ओकर कलर पट्टी हो गया। उसके बाद लॉन्ग हर्ट्स, लॉन्गिट्यूडनल हर्ट्स, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, लॉन्ग के ऊपर नल लिख दिया, मतलब कि मैं इसको लॉन्गिट्यूडनल पढ़ती हूँ, क्योंकि ये मेरे शॉर्ट नोट्स है इसमें, इसलिए बहुत कुछ शॉर्ट्स दिखेंगे आपको। जैसे कि ये मैं विथ को ये लिखती हूँ और विदाउट को ये लिखती हूँ, ठीक है, डब्लू के ऊपर ये @ तो विद ये है और विदाउट ये है, तो मैं आपको बोल के बढ़ा देती हूँ, तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल हर्ट, लॉन्गिट्यूडनल हर्ट मतलब क्या होता है? हर्ट मतलब होता है चूल्हा। तो हम लोग अभी गोल चूल्हा यूज़ करते हैं, पर ये लोग कैसा चूल्हा यूज़ करते थे? लॉन्गिट्यूडनल। यहाँ पे लकड़ी डाला और यहाँ पे बर्तन रख दिया, यहाँ पे बर्तन रख दिया, ज़्यादा बर्तन आ गया। लॉन्गिट्यूडनल हर्ट देखने को मिलते थे। सर्कुलर हर्ट्स मिले थे, सर्कुलर हर्ट्स मतलब कि सर्कुलर, ये हो गया और इसकी टोपी भी ऐसे है, सर्कुलर हर्ट्स। हर्ट्स मतलब होता है घर, झोपड़ी। कैसा झोपड़ी मिला इनके रहने के लिए? सर्कुलर हर्ट्स देखने को मिला। किस चीज़ का बना हुआ? बैम्बू का वॉल था और छत जो है वो रीड की थी। ये जो आप देखोगे ये घास होता है ना इसमें, तो रीड की छत है और दीवार किस चीज़ का है? बैम्बू का। दीवार किस चीज़ का है? बैम्बू का। तो ये देखने को मिला था सिवान छारत में, चारंद। उसके बाद प्रोड्यूस सीरियल्स, तो ये भी हम देखते हैं कि ये लोग सीरियल्स भी प्रोड्यूस करते थे। हमें पता है कि न्यूलिथिक एज के लोग बहुत ज़्यादा डेवलप थे। सबसे पहला कौन है? पैलियोलिथिक, उसके बाद मेसोलिथिक और ये है न्यूलिथिक। इनकी 4 खूबियाँ थी, मैं पहले ही बता देती हूँ आपकी। सबसे पहले ये लोग एग्रीकल्चर करते थे, और क्योंकि एग्रीकल्चर करते थे तो ये कैसे हो गए? सेटल्ड लोग थे, ठीक है। सेटल्ड मतलब एक जगह बसने वाले लोग, बसते थे एक जगह, बसे हुए रहते थे। क्योंकि अब हम खेती किए हैं, कुछ अनाज लगाएं, तो 3 महीना 4 महीना रुकेंगे ना, जब तक वो अनाज फल नहीं दे देता, उसको काट नहीं लेते, तो हम उस जगह को छोड़ के नहीं जा सकते। जबकि पैलियोलिथिक टाइम के लोग क्या होते थे? नोमेडिक होते थे। नोमेडिक मतलब एक जगह से दूसरे जगह भागने वाले। यहाँ एक पेड़ मिला, उसका सारा फल खा लिया, अब इस पेड़ को छोड़ देंगे, फिर दूसरे पेड़ के पास जाएंगे। तो ये नोमेडिक लोग पैलियोलिथिक एज में मिलते थे। मेसोलिथिक में और न्योलिथिक में लोग बहुत मॉडर्न थे, पैलियोलिथिक में काफ़ी प्राचीन थे। इन दोनों का मिक्सचर आपको मेसोलिथिक में मिलेगा, तभी तो उसको बीच वाला कहते हैं, मिडिल एज कहते हैं। उसके बाद ये लोग, मैंने पहले क्या बताया कि पहला पॉइंट था कि वहाँ पे लोग एग्रीकल्चर करते थे। दूसरा पॉइंट है कि उन लोगों को फायर का पता था, ठीक है, फायर इन्होंने डिस्कवर कर लिया था, तो इसलिए खाना को पका के खाते थे, ठीक है, खाना को पका के खाते थे। तीसरी चीज़ आपको इसी पिक्चर में दिख जाएगी, जो है पोट्री। ये एग्रीकल्चर करते थे तो अनाज उगाते थे, अब जो बच जाएगा उसको स्टोर करना पड़ेगा ना, पकाना पड़ेगा ना, तो इसके लिए इन लोगों ने पोट्री भी बनाया था। तो तीसरी चीज़ क्या है कि ये लोग पोट्री भी यूज़ करते थे, तीसरी ये खूबी है। और चौथी खूबी ये है, फोर्थ खूबी है कि ये लोग डोमेस्टिकेट करते थे एनिमल्स को, एनिमल्स को भी पालते थे, डोमेस्टिकेट करते थे। तो ये सारी चीज़ें अब डोमेस्टिकेट करते थे, तो तभी आपको यहाँ पे दिखेगा, ऊपर रह गया, सॉरी, डोमेस्टिकेट, प्रोड्यूस सीरियल्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स, मैंने लिखा है यहाँ पे डोमेस्टिकेट, ANI फॉर एनिमल्स है। ईट फिश, ये लोग मछली खाते थे, ठीक है, मछली भी खाते थे और मीट भी खाते थे। तो ये सारी चीज़ें किसके बारे में? न्यूलिथिक एज के लोगों के बारे में। आगे हम देखेंगे तो ये लोग क्या करते थे? हंट करते थे डियर को, हैरानों को, और बोन टूल्स भी यूज़ करते थे। बोन टूल्स की अगर बात करें तो इंडिया में 2 ही जगह बोन टूल्स मिला है देखने को। एक तो आपका चिरान छपरा जो कि बिहार में है, और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिला है। ये 2 ही जगह है जहाँ पे बोन टूल्स देखने को मिला है। और कैसे हम कह सकते हैं कि ये लोग बोन टूल्स यूज़ करते थे या फिर किसी को हंट करते थे, डियर राइनो को? क्योंकि इन लोगों के हड्डी में जो है ना, ये जो इनका हड्डी होगा, इसमें शार्प कट्स मिले हैं। अगर ये खुद भी मरते, अब मान लो कि मरते मरते समय होने के बाद टूट गया हो हड्डी, जो टूटा हुआ हड्डी मिला है ना वो शार्प ब्लेड से कटा हुआ है। इसका मतलब है कि किसी कोई इसकी हत्या करता था, ऐसे मारता था उसको नुकीले हथियार से, इसीलिए पता चलता है। इसलिए सोचने की जरूरत नहीं कि कैसे ये होता था, क्या होता था, ये तो आर्कियोलॉजिस्ट का काम है, वो करेंगे। बाकी ये न्यूलिथिक एज में ये लोग बीड्स भी पहनते थे, गहने भी पहनते थे। किस चीज़ के? सेमी प्रीशियस स्टोन्स के बीड। ये हो गया आपका ऐसे बीड बने हुए, हार, गोल गोल कौड़ी का हाल है, कौड़ी से बना हुआ है। तो क्या कौन से प्रीशियस स्टोन थे? अगेट थे, जेस्पर थे, कार्नियन। अगर पूछे कि ये तीनों क्या है, तो ये तीनों क्या है? सेमी प्रीशियस स्टोन है।
अगेट, जस्पर एंड कार्निलियन। और बोलते हैं कि ये सब चीज़ें जो हमने ऊपर पढ़ी ना, ये सेमी प्रीशियस स्टोन और भी कहीं मिलता था क्या छपरा के अलावा? तो हाँ, मनेर पटना में भी मिलता है, छेछर वैशाली में भी मिला है, तरामदी बोध गया में मिला है और सेनवार रोहतास में मिला है। इन सारी जगह में ये सारी चीज़ें देखने को मिली है। आगे हम पढ़ेंगे कैलकोलिथिक कल्चर। कैलकोलिथिक कल्चर किसको कहेंगे? कैलकोलिथिक कल्चर अब देखिए, न्योलिथिक के बाद, न्योलिथिक 1500 तक था। अब कैलकोलिथिक देख रहे हैं जो कि 1500 से 700 बीसी के बीच में हम लोग बनाते हैं। कैलकोलिथिक मतलब होता है सिंपल स्टोन प्लस कॉपर। पत्थर तो यूज़ करते ही थे, लेकिन ये लोग कॉपर के भी बर्तन, कॉपर के भी हथियार यूज़ करते थे। और इसका भी साक्ष्य जो है, इसका भी जो क्या कहते हैं सबूत मिला है, वो चिरान छपरा सारण में मिला है। सारण को ही मैं SAR शॉर्ट में लिख रही हूँ, क्योंकि पूरा सारण अगर ये पूरा ही लिखना रहता तो मैं शॉर्ट नोट्स क्यों बनाती। और @ का मतलब होता है एट, फाउंड एट को मैं, ये किसी भी प्लेस का अगर नाम होगा ना तो उसके आगे में एट अगर ये लिखा हुआ है तो समझ लीजिए वो जगह का नाम है, @ का। नाउ उसके बाद कॉपर, ये Cu आपको भी पता होगा, Cu कॉपर का सिंबल होता है। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है। ये भी BPSC में पूछता है, किसी भी चीज़ का मतलब साइंस भी पूछते हैं, तो ये सब भी हमें पता होना चाहिए। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है। तो कॉपर कहाँ पे मिल रहा है? फ्यूनरल राइट्स में। फ्यूनरल राइट्स मतलब होता है कि जहाँ पे लोगों की लाश हो, दफनाया गया हो, वहाँ पे राइट्स मतलब रिचुअल्स। राइट्स मतलब क्या है? रिचुअल्स। साइट्स नहीं है, ये राइट्स है, सही लिखा है मैंने, साइट्स को गलत से राइट नहीं लिखा है। ये राइट्स है मतलब कि रिचुअल्स में, इनके जो रिचुअल्स है मतलब कि नियम जो होते होंगे मरने के बाद के, जो भी संस्कृति है इनकी, उनमें कॉपर दिखा है कि मरने वालों के साथ भी कॉपर ये लोग दफनाए हैं। वाटर दुआब हाउसेज मिला है, फूस का घर मिला है, कॉपर। और कहाँ पे मिला है? देखो ऐसे तो हर साइट में, बिहार में हर जगह आपको कॉपर देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत कम, वेरी वेरी फ्यू। अगर आप बिहार को देखें, ये आपका बिहार का मैप है, तो कहीं कहीं पे कॉपर देखने को मिल गया, हर जगह नहीं, ठीक है, कहीं कहीं पे कॉपर देखने को मिला है, लेकिन बहुत लिमिटेड अमाउंट में मिला है। आगे अगर हम पढ़ेंगे तो एक्सकवेशंस जब करते हैं ना लोग, जब खुदाई करते हैं, तो इसमें के श्री ए घोष, मतलब इनका फुल फॉर्म है अमालानंदा घोष, इन्होंने जब एक्सकवेट किया ना राजगीर में, तो इनको ट्रेसेस ऑफ NBPW भी मिले। NBPW मतलब नर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर की भी ट्रेसेस मिले, मतलब कि कुछ निशानी मिली। तो इसका मतलब राजगीर के जो लोग थे उस टाइम में, वो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर भी यूज़ करते थे। नेक्स्ट है, ये ऐसे ही एक नोट है जो मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया है, इसको घेरा नहीं है, इसको आप घेर सकते हैं। जीविका विहार जो राजगीर में है ना, जीविका विहार राजगीर में है, और गौतम बुद्धा को इन्होंने डोनेट कर दिया था। जीविका विहार किसने डोनेट किया था? जीवक ने। और जीविका है कौन? जीवक, सॉरी ये जीविका लिख दिया मैंने, जीवक ने। और जीवक है कौन? तो जीवक एक फिजिशियन था, मतलब कि वैद्य था, किसके दरबार में? बिंबिसार के दरबार का। आगे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर हमने देखा, अभी ऊपर देखा ना कि श्री ए घोष ने एक्सकवेट किया राजगीर में ट्रेसेस ऑफ NBPW में। तो NBPW है क्या? तो NBPW इसलिए इतना चर्चे में है, हम ये क्यों गौर क्यों कर रहे हैं कि NBPW मिला राजगीर में? तो मिला ना, क्यों गौर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि NBPW का जो एज था वो आयरन एज का चीज़ है। ये आयरन एज का चीज़ है, खास इसलिए है क्योंकि इसमें देखिए कितनी खास बात है, थोड़ा और जूम कर दो मैं। सबसे पहला ये, इसको डिलक्स पॉटरी कहते हैं। डिलक्स मतलब हमेशा डिलक्स किस चीज़ के वर्ड, लग्जरी वर्ड के लिए यूज़ होता है। डिलक्स मतलब अमीर लोग यूज़ करते थे, या फिर बहुत महंगी कीमती थी। क्यों? क्योंकि बहुत स्मूथ थी। पहला चीज़ क्या लिखा हुआ है? स्मूथ थी। दूसरा, वैरायटी ऑफ कलर्स में पाई जाती थी। नीचे कलर्स मैंने लिखा है, गोल्डन, वाइट, सिल्वर, तीन कलर्स में पॉटरी मिलना उस समय में कितनी बड़ी बात है। और ब्रिलियंट लस्टर, लस्टर मतलब होता है चमक, ब्रिलियंट लस्टर मिला था नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर में, इसलिए ये इतनी चर्चे में है। और कहाँ कहाँ पे मिली है? तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, सोनपुर सारण में मिला है, ठीक है, सोनपुर सारण में मिला है, चिरान छपरा में मिला है, वैशाली में मिला है, और चंपा भागलपुर में मिला है। चंपा कहाँ है? तो भागलपुर में। इन सारी जगह में ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिला है। आगे हम अगर देखें तो इसी के बारे में, कहाँ है ये मड स्तूपा। अब आगे आता है मड स्तूपा। तो मड स्तूपा कहाँ कहाँ पे मिला है? हमने स्टोन एज देख लिया, उस स्टोन की चीज़ें देख ली, अब हम मड स्तूपा देखेंगे। मड स्तूपा कहाँ मिला है? तो सबसे पहले वैशाली में देखने को मिला है। वैशाली कहाँ पे है? वैशाली, आप हमेशा उसकी लोकेशन ध्यान से देखें। ये यहाँ से गंगा जाती है ना, जस्ट गंगा के तट पे ही है, पटना के ऊपर। पटना के ऊपर क्या है? वैशाली है। यहाँ पे वैशाली है। तो वैशाली में क्या मिला? मड स्तूपा। मड स्तूपा क्यों? वैशाली का मड स्तूपा ऐसा क्या खास था इसमें? इसलिए खास था क्योंकि बिल्ड ऑन कॉर्पोरल एशेस। पहले तो ये एशेस राखों पे बना है। बुद्धा का है 563 483 BC की। जस्ट ए मिनट, एक सेकेंड।
अभी हम ये देख रहे हैं कि क्या क्या जो है ना, क्या क्या सोर्सेज थे, हमें किस चीज़ से हिस्ट्री का पता चला है। तो इसलिए हमने मुंगेर का देख लिया, न्योलिथिक टाइम का जो मिला था। अब हम आगे देख रहे हैं कि आखिर वैशाली में क्या मिला था। तो वैशाली में मध्य स्तूपा मिला था, खास इसलिए क्योंकि ये एसेस पे बना हुआ है, राख पे बना हुआ है। 463 483 में बुद्धा का, ये जहाँ पे मुझे बुद्धा दिखता है ना, मैं उसका जन्म और मरण लिख देती हूँ। 463 में पैदा लगा था, 483 में मरा था, क्योंकि ये मुझे याद रहा, इसलिए मैंने उस टाइम ऐसे नोट्स बनाए थे। आफ्टर महापरिनिर्वाणा एट कुशीनगर। महापरिनिर्वाणा क्या है, मतलब कि मरा, महापरिनिर्वाणा, ये जब मर गए थे ना, जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद कुछ दिन के बाद भाषण देने के सरमन स्टार्ट किए, उसके बाद ये कभी मर गए थे, कहाँ पे मरे थे, कुशीनगर यूपी में। मरने के बाद सबसे पहले इनका जो राख है ना, एक तो कुशीनगर में इसका स्तूपा बनाया, दूसरा ये राख फटाक से लेके आ गए थे, और यहाँ पे इसी पे ये स्तूपा बना हुआ है वैशाली में, इसीलिए इसको स्पेशल बोलते हैं, खास बोलते हैं, क्योंकि इसमें महात्मा बुद्ध की असली राखें हैं। और यूनिक इसलिए क्योंकि ये अयाका पतास है। अयाका पतास किसको कहते हैं, कि ऐसे राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड विदाउट अ प्लिंथ, ये यहाँ पे विदाउट लिखा हुआ है, फिर से मैंने बताया था ना, मैं विदाउट ऐसे लिखती हूँ, यही है विदाउट, विदाउट अ प्लिंथ। प्लिंथ क्या होता है, एक बेस होता है। कभी भी जब स्तूपा बनता है ना, तो पहले उसके नीचे ये ईंट के बेसेस बनाए जाते हैं, ओके, बेस बनाते हैं ताकि स्तूपा मजबूत रहे, तब इसके ऊपर स्तूपा बनाया जाता है। लेकिन इसके ये खास इसलिए है क्योंकि इसमें ये बेस नहीं है, ये जो बेस आपको दिख रहा है ना, ये बेस इन्होंने नहीं बनाया। अब बेस नहीं बनाया तो कैसे स्तूपा रहेगा, यही तो इसकी खास बात है, यही इसकी खास बात है कि बिना बेस के स्तूपा बना दिया। वैशाली की स्तूपा की ये खासियत है ना। ओनली स्तूपा अदर देन कपिल वस्तु पिपराहवा, तो एक स्तूपा कहाँ पे, कपिल वस्तु नेपाल पिपराहवा में है, जिसमें राख है बुद्धा का असली, और दूसरा ये यहाँ पे है वैशाली में। आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है, और सोने चंपारण और भागलपुर में क्या मिला है, चंपा भागलपुर। सारण छपरा देख लिया हमने, ये चंपा है भागलपुर। आपको पता होगा एक और महाजनपद था 16 में से, अंगा, तो अंगा इसी में था ना, भागलपुर और मुंगेर, इसी रीजन को अंग महाजनपद कहते थे, जिसने अपना कैपिटल चंपा पे रखा था। तो ये उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे क्या क्या मिला, ब्लैक बर्निस्ड वेयर। ब्लैक बर्निस्ड वेयर मतलब एक तो काला रंग का, बर्निस्ड मतलब पकाया हुआ मिट्टी का बर्तन मिला है, कहाँ पे, चंपारण भागलपुर में। ये 6th BC का है, मालूम होता है, न्योलिथिक एज खत्म, ये 6th BC में आ गए हम। वहाँ 1500 BC का बात था, यहाँ 6th BC 600 BC में आ गए हम, 6th सेंचुरी BC में। तो ये 6th BC नहीं है, सॉरी 6th सेंचुरी BC है, 600 BC की बात है, ये 600 BC का मिला है ये चंपारण में। गोल्ड स्मिथ ज्वेलरी ऑल्सो फाउंडेड चंपारण, गोल्ड स्मिथ की ज्वेलरी चंपारण में। और क्या मिला, इसलिए मैंने ये दो चीज़ के फोटो बनाए हैं, दो चीज़ की पिक बना दी है, जो सिंबल बना देती हूँ कि मुझे याद रहे। पहला तो पोट्री, ब्लैक फर्निस्ड बर्निस्ड पोट्री, एक तो काला रंग का और पकाया हुआ मिट्टी का बर्तन मिला। दूसरा ये AU लिखा है मैंने बीच में, AU क्यों लिखा है पता है, साइंस जो पढ़े हैं उनको पता होगा, AU गोल्ड का सिंबल है, और गोल्ड का एटॉमिक नंबर, अगर जब भी हम सिंबल देखते हैं तो एटॉमिक नंबर देख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। इस तरह AG का 47 है, AU का 79 है, ठीक है, AU का कितना है, 79 है, गोल्ड है। तो ये सोना का ज्वेलरी मिला था चंपा में, इसलिए मैंने इस तरह की पिक्चर बनाई है। दूसरा और क्या मिला, तो आइवरी फीमेल डांसिंग गर्ल मिला है चिरांद में। चिरांद कहाँ है, फिर से छपरा में है। आइवरी मतलब कि हाथी के दांत का फीमेल डांसिंग फिगर मिला है। ये देखो मैंने फिगर भी बना दिया ताकि मुझे याद रहे सिंबल के तौर पे, ये इंटरेस्टिंग लगे मेरी कॉपी देखने में जब मैं पढूं। तो आप भी इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो अपने नोट्स के साथ। और ये किसके जैसा मिला है, सेम टू सेम पॉम्पे, एक इटली में एक पॉम्पे मिला है, मतलब वहाँ पे भी डांसिंग फिगर मिला है वुमेन का, उसके जैसा सेम टू सेम मिला है हमारे यहाँ चिरांद में। चिरांद में और क्या मिला है, तो पहले भी हमने देखा पोट्री मिला है, ओके, पोट्री, टेराकोटा इंडस्ट्री, बोन का टूल्स, बीड्स, रिमेन्स ऑफ व्हीट बार्ली एंड राइस, ये इंपॉर्टेंट है, व्हीट बार्ली एंड राइस तीनों ही मिला है चिरांद छपरा में। आगे हम देखें सेनवार, जो कि कैमूर के फुट हिल्स में है, मेनली रोहतास में है, पर फुट हिल्स जो कैमूर का ही कहते हैं, मतलब पहाड़ियाँ जो है वो कैमूर की ही हैं, थोड़ा सा रोहतास में भी आ जाता है, और उसके फुट हिल्स में ये सेनवार नाम का जगह है। तो सेनवार नाम की जगह में क्या मिला है, राइस भी मिला है, ज़्यादातर राइस मिला है, बार्ली भी मिला है, मिलेट भी मिला है, वीट भी मिला है, सोरगम भी मिला है, पीस, लेंटिल, सीसम, लिनसीड, ये सब मिल गया है कहाँ पे, सेनवार फुट हिल्स में। और दो तीन बातें, 3 प्रिंसिपल सेरेमिक टाइप मिले, रिच माइक्रोलिथ इंडस्ट्री मिली है, बोन टूल्स मिले, बीट्स मिले हैं। तो कैमूर के फुट हिल्स पे भी ये सारी चीज़ें मिली हैं। तो सोर्सेज हमने खत्म कर लिए कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिला है। अब हम शुरू करते हैं अराइवल्स ऑफ आर्यंस। हमारी एंशिएंट हिस्ट्री बिहार की कहाँ से शुरू होती है, यहीं से, अराइवल ऑफ आर्यंस, क्योंकि उससे पहले का ज़्यादा कुछ मिला ही नहीं है इम्पॉर्टेंट। तो अब पढ़ेंगे आर्यंस जब हमारे यहाँ आए थे। तो ये अलग पेज है,
यहाँ पे देखते हैं पहले ऊपर क्या लिखा है, वृत्या। वृत्यास किसे कहते हैं, ये ऐसे ही आगे कहीं पे मिला होगा तो मैंने ऊपर हेडिंग में लिख दिया, वृत्यास उन्हें कहते हैं। आगे काम आएगा तो याद रखिएगा वृत्यास क्या होता है। वॉन्डरिंग एसेटिक, वॉन्डरिंग मतलब कि घूमने वाले वो साधु जो कि मेंबर है किसी भी एथनिक ग्रुप के, किसी धार्मिक ग्रुप के ये मेंबर्स हैं। वृत्यास उन्हें कहते हैं जो कि गांव से बाहर रहे, आउटसाइड द फोल्ड ऑफ डोमिनेंट वैदिक सोसाइटी, वैदिक सोसाइटी से जो बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, और वो वहाँ पे अपना ओन फॉर्म्स ऑफ ऑस्टेरिटी मतलब अपने धर्म, अपने नियम, अपने कानून मानते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, वृत्यास। ठीक है, बस वृत्यास। सादा नीरा, मॉडर्न गंडक, मॉडर्न गंडक का जो नाम है वो सादा नीरा था एंशियंट टाइम में, ये भी याद रखें। बाकी हम अराइवल ऑफ अर्थ आर्यंस पढ़ेंगे डीपली। क्या है अराइवल ऑफ आर्यंस, आर्यंस कब आ रहे हैं, 1000 से 600 BC के बीच अगर हम बात करें तो ये लेटर वैदिक फेज है। लेटर मतलब ऋग्वेदा खत्म हो गया, तो ऋग्वेदा में ज़्यादातर बिहार में लोग नहीं आए थे। क्यों, क्योंकि ऋग्वेदा में जो है ना, जिसको एंशियंट अर्ली वेदास कहते हैं, उस टाइम आयरन का खोज नहीं हुआ था। आयरन का सिंबल होता है Fe और एटॉमिक नंबर होता है 26, तो आयरन का खोज हुआ नहीं था। और बिहार में चूंकि बहुत घने जंगल थे, बहुत घने जंगल थे, तो ये लोग यहाँ नहीं आ पा रहे थे। जब तक जंगल को आप साफ नहीं करोगे तब तक खेती नहीं कर सकते, इसलिए बिहार में कम पॉपुलेशन था ऋग्वेदा के टाइम में। लेकिन लेटर वैदिक टाइम में आयरन का खोज हो गया था, IRON आयरन, जिसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, Fe सिंबल है, इसकी खोज हो गई थी, जिसकी वजह से अब ये बिहार में भी एंटर कर रहे थे। इसके बारे में कौन बताता है कि आर्यन हमारे यहाँ आए थे, तो सतपथ ब्राह्मण, नीचे लिखा है देखिए, एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस टू नॉर्दर्न इंडिया, ये बताता है सतपथ ब्राह्मण। क्या बताता है, एक्सपेंशन टू गंगा प्लेन्स, G फॉर गंगा, P से प्लेन, प्लेन तो पूरा ही लिख दिया मैंने। आगे अब देखते हैं, ठीक है ये लोग आए, बाकी और क्या हुआ। विदेहा, विदेहा जगह एक है, विदेहा जो जगह है इसका कैपिटल मिथिला है। ठीक है, विदेहा से कुछ याद आ रहा होगा आपको, जनका, जनक राजा, विदेहा के राजा थे राजा जनक, राजा जनक जो कि सीता माँ के पापा हैं। ये रीजन आपको सेम टू सेम लगता होगा मॉडर्न तिरहुत की तरह, मतलब इसको सिमिलर किया गया कि आज का जो हम तिरहुत देखेंगे ना, वैसा कुछ इसी तरह का दिखता था ये मिथिला विदेहा। नोटेबल रूलर थे जनक, राजा जनक। ये एक रॉयल स्कॉलर भी थे और फिलोसफर भी थे, जिन्होंने उपनिषद लिखा है। उपनिषद में भी इनका भी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, ऐसे नहीं कि इन्होंने ही पूरा लिखा है, इनका भी कंट्रीब्यूशन है। हिज कोर्ट एडवाइज वर यज्ञवल्क्य, अडॉर्न विथ यज्ञवल्क्य, विथ, ये है विथ, डब्ल्यू के ऊपर जब मैं ऐसे डैश दे दूँ ना तो ये विथ होता है। ठीक है, मैं समझ रही हूँ ना, मैं आपको समझा देती हूँ। हिज कोर्ट वॉज एडॉन, एडॉन मतलब कि सजाया गया था किससे, यहाँ पे बहुत सारे यज्ञवल्क्य आपको देखने को मिलेंगे, किसके, जनक के कोर्ट में। और मगध इज एसोसिएटेड विथ वृत्यास, वृत्यास अभी हमने ऊपर देखा ना वृत्यास, इसलिए मैंने ऊपर ही लिख दिया था वृत्यास का मतलब। वृत्यास मतलब होते हैं वैसे ऐसे लोग जो कि अपना नियम कानून बनाते हैं, अपने धर्म को मानते हैं, अपने रिचुअल्स को मानते हैं, लेकिन वैदिक सोसाइटी से थोड़ा दूर रहते हैं। तो मगध को उस टाइम, क्योंकि अभी हमने देखा कि आर्यंस लोग बाद में आए थे यहाँ, आर्यंस को ही आर्यन से ही बाद में आए थे, तो पहले वहाँ पे जो लोग रहते थे वो लोग वृत्यास थे, इसीलिए मगध को वृत्यास से एसोसिएट किया जाता है। यहाँ पे यजुर्वेद बताता है कि इंक्लूडिंग मगध इन द, यजुर्वेद बताता है कि जो मगध है ना, इन द लिस्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ पुरुषा मेधा, पुरुषा मेधा का मतलब होता है ह्यूमन सेक्रीफाइस। तो यजुर्वेद बताता है कि मगध में ना एनिमल सेक्रीफाइस काफ़ी प्रैक्टिस किया जाता था, सॉरी ह्यूमन सेक्रीफाइस मतलब कि इंसान की बलि दी जाती थी, ये चीज़ देखा जाता है। पुरुषादा मेधा का मतलब क्या होता है, पुरुषा मेधा का ह्यूमन सेक्रीफाइस, तो ये मगध में देखा जाता था, यजुर्वेद कहता है, मैं नहीं कह रही। दूसरा है बिहार को अगर 6th सेंचुरी BC में देखें तो आपको कैसा दिखेगा। 6th सेंचुरी BC का जो बिहार था, जिस टाइम बुद्धा आया था, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, अंगुटर निकाय बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ये मैंने जस्ट हेडिंग में लिखा है, और जैन टेक्स्ट है भगवती सूत्र, याद रखने के लिए कि ये दोनों टेक्स्ट कहाँ के हैं, आगे यहाँ से शुरू होगा। टेरिटरी ऑफ वज्जी रिपब्लिक वॉज लोकेटेड, तो बुद्धा के टाइम में जब था ना, ये देख ले कि बिहार 6th सेंचुरी में जब बुद्धा थे तो उस टाइम सिर्फ 4 ही थे महाजनपद जो कि बचे थे, बाकी सब मगध में शामिल हो गया था। एक तो आपका मगध, दूसरा हो गया आपका ये अवंती, वत्स और अंग, ये 4 ही बचे थे, तो हम चारों को देखेंगे। सबसे पहले वज्जी, जो 3 रिपब्लिक थे बिहार के, बिहार में ये जो 16 महाजनपद हैं, महाजनपद में से 3 महाजनपद जो है, तो बुद्धा तो अभी बाद में आएंगे, बट अभी हम देख रहे हैं बिहार इन 6th सेंचुरी। ऊपर हेडिंग क्या थी, बिहार इन 6th सेंचुरी ना, तो 6th सेंचुरी के बिहार में आपको अभी बताया मैंने कि टोटल 16 महाजनपद एग्जिस्ट करते थे इंडिया में। इसमें से 3 महाजनपद जो है ना वो बिहार में थे, 3 आउट ऑफ 16 वॉज इन वर इन बिहार। ओके, तो बिहार में जो सबसे पहली हम देखेंगे तो पहली कौन सी है, वज्जी रिपब्लिक। वज्जी रिपब्लिक जिसका कैपिटल वैशाली में है, जिसके गवर्नमेंट कैसे होते थे, संघगण। वर्ल्ड की पहली रिपब्लिक भी हम पढ़ते हैं कि हमारे बिहार में एग्जिस्ट करती थी, वर्ल्ड की ऐसा रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है, रिपब्लिक इज सिंपली वेयर द हेड इज इलेक्टेड,
जो हेड हो ना, हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड अगर हो, हम इंडिया रिपब्लिक है कि नहीं है? आप इंडिया के प्रियम्बल में क्या पढ़ते हो? इंडिया इज अ सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये रिपब्लिक वर्ड क्यों है? रिपब्लिक वर्ड इसलिए है क्योंकि हमारे जो इलेक्ट हेड है ना वो इलेक्टेड है, मतलब कि जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड है, लोग उसको खुद चुन के भेजते हैं। जैसे कि ब्रिटेन, अगर आप ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में इलेक्टेड हेड नहीं है। ब्रिटेन में कौन होता है प्रेसिडेंट की जगह पे? क्राउन, जो कि हेरिडिटरी है, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, बेटी की बेटी। जो अभी रिसेंटली मरी है क्वीन एलिजाबेथ टू, उसका बेटा चार्ल्स थ्री अपने आप राजा बन गया ना, इलेक्शन नहीं हुआ वहाँ पे, तो वो रिपब्लिक नहीं है। ब्रिटेन इज नॉट एन रिपब्लिक बट इंडिया इज़ अ रिपब्लिक। तो रिपब्लिक आप समझ गए होंगे, सॉरी डाइवर्ट होने के लिए पॉलिटी में चले गए हम। खैर वापस आते हैं। तो संघ गना, तो वर्ल्ड का पहला रिपब्लिक कौन सा था? वजी रिपब्लिक, जिसका कैपिटल वैशाली है। गवर्नमेंट इसमें संघ गना थे। और कहाँ से कहाँ तक है? नॉर्थ ऑफ बिहार में एक्सटेंडेड महेश रीजन, महेश रीजन तक एक्सटेंडेड था ये। जनरली बोला जाता है कि ये जो यहाँ पे वैशाली है, ये यहाँ पे एक नदी, यहाँ पे नदी, दोनों के बीच में वैशाली बस्ती थी। पटना के ऊपर, पटना के नीचे तो आपका ये आ जाता है, मगध आ जाता है। उसके बाद लिच्छवी मोस्ट, अगर वैशाली किंगडम की बात करें, वज्जी किंगडम की, तो यहाँ पे गण होते थे, कॉन्फिडरेंसी होती थी, मतलब कि 8 गण थे, 8 लोग थे, ठीक है, 8 टोटल मेंबर्स होते, ये मिल के 8 लोग मिल के ही वज्जी रिपब्लिक बनाते थे। तो एक राजा नहीं था इनका, क्या था? 8 राजा था, राजा नहीं था, 8 राजा था। 8 लोग मिल के डिसीजन लेते थे। 8 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लोग मिलके बनाते थे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको दिखेगा ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये था लिच्छवी क्लैन। तो 8 क्लैन मिलके इनको बनाते थे। ये गण, इनको गण कहते हैं क्योंकि ये कॉन्फिडरेसी है। अगर पूछे ना कि मगध, अंग, वैशाली, वज्जी, इन सब में से कॉन्फिडरेसी कौन था, तो वज्जी था। कॉन्फिडरेसी मतलब जो टुकड़ों से मिलके बने। जैसे कि ब्रिटेन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं ना, सॉरी ब्रिटेन नहीं, यूएसए, क्योंकि ये 25 स्टेट से मिलके बना है, ठीक है, 25 स्टेट्स है इसमें। लिच्छवी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट 25 है या 50 है, सॉरी यूएस में शायद 50 स्टेट्स हैं। लिच्छवी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, सबसे इंपॉर्टेंट कौन था? क्लैन लिच्छवी था, लिच्छवी गना। और ये कौन बोलता है कि सबसे इंपॉर्टेंट था? ये अट्टक कथा बताता है। अट्टक कथा हमें बताता है कि लिच्छवी सबसे इंपॉर्टेंट था वज्जी कॉन्फिडेंसी में। इनका सेंट्रल लेजिस्लेचर को सथागर कहते थे। जैसे हमारा पार्लियामेंट है वैसे यहाँ पे सथागर थे, जहाँ पे सभी लोग आते थे, तब डिसीजन लिया जाता था। ये मैप भी बनाया है मैंने, सोन, चंपा, विंध्या रेंजेस, इसका जो एक्सटेंड बताया गया है ना, यहाँ पे चंपा तक, यहाँ पे सोन तक, ऊपर गंगा तक, तो ये मगध है मेरे ख्याल से। क्योंकि सोन जो बह रही है, सोन नीचे क्या है? अब हम कौन से आ गए? मगध पे आ गए। मगध ऊपर गंगा है, मगध के इधर चंपा तक ये फैला हुआ है और इधर सोन तक, तो ये मगध है। नीचे क्या है? विंध्यास, नीचे विंध्यास के माउंटेन्स है। मगध का कैपिटल सबसे पहले राजगीर था, बाद में पाटलिपुत्र शिफ्ट हुआ। मगध और उसके बाद अंग, तीसरा कौन सा है? अंग महाजनपद जो है, जिसका कैपिटल चंपा है। एक्टिव रिवर पोर्ट कंट्रोलिंग ईस्टवर्ड, तो चंपा जो था यहाँ पे, चंपा ये एक्टिव रिवर पोर्ट था जो कि सारे ट्रेड्स को कंट्रोल करता था। चंपा अभी प्रेजेंट डे भागलपुर में पड़ता है। अगर चंपा की लोकेशन देखिए तो प्रेजेंट डे भागलपुर में है ये। आगे हम पढ़ेंगे सिल्वर कॉइन्स। तो जो इस टाइम में सिल्वर कॉइन्स को क्या कहते थे? सतामन कहते थे, करसापाना कहते थे, और कॉपर कॉइन्स को नक्शा कहते थे, काकानी। ठीक है, ये सिल्वर है। सिल्वर का एटॉमिक जो सिंबल है ये एजी है, जिसका भी मैंने आपको बताया एटॉमिक नंबर 47 है। ये कॉपर है, कॉपर COPPER है, लेकिन कॉपर का सिंबल क्या होता है? CU, और इसका एटॉमिक नंबर है 29। ये सब मेटल्स है, इनके कॉइन्स यूज होते थे। बुद्धिज्म, अब हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म। आर्यंस खत्म, बिहार में इतना ही आर्यन था। बुद्धिज्म अगर पढ़े, बुद्धिज्म इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गौतम बुद्धा को इनलाइटनमेंट बिहार में ही मिला था। सबसे पहले देखेंगे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कहाँ बॉर्न लिए थे? सिद्धार्थ बॉर्न लिए थे साक्या क्लैन में। साक्या क्लैन क्षत्रिय में, क्षत्रिय फैमिली थी कपिल वस्तु की। कपिल वस्तु कहाँ है? तो नेपाल में है, नेपाल में। और इनकी माँ थी माया। मदर के बाद मैंने सीढ़ी बनाई है, जिसको इंग्लिश में स्टेप कहते हैं। स्टेप मॉम थी प्रजापति। जस्ट सिंबल्स याद करने के लिए, फन के लिए, फनी वे में याद कर लूँ मैं, इसलिए। प्रजापति गौतमी इनकी सौतेली माँ थी, और इनकी अपनी माँ थी माया। इनकी जो माँ है, इनकी कम उम्र में डेथ हो गई थी, इसलिए फिर प्रजापति से इनके पिताजी ने शादी की। पिताजी का नाम है सुद्धोधना।
पिताजी का नाम सुद्धोधना है। इन्होंने 16 साल की एज में यशोधरा से शादी की और जिनसे इनको एक बेटा भी है जिसका नाम है राहुल। ठीक है, सन का नाम राहुल है। इनके बॉन्ड को हम बुद्धा के लाइफ से 5 सिंबल्स को कनेक्ट करते हैं, जिसमें से जन्म से कनेक्ट करते हैं लोटस के फूल को और बुल को। ये दोनों ही इनके जन्म का सिंबल है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उनके जो घर छोड़ के चले गए थे उसका सिंबल क्या था, तो घर छोड़ के गए थे किस चीज़ पे, घोड़े पे, तो इसका घोड़ा का सिंबल मैंने यहाँ बना लिया है। तो इसका नाम था कंथक। ये दिख रहा होगा यहाँ पे कंथक। कंथक था घोड़ा। ये इनके घर से छोड़ के जाने का, जिसको हम कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, इसको कहते हैं ये कंथक। ठीक है, इसका ग्रेट रिनंसिएशन, इसका सिंबल ये है। इसके बाद आपको पता होगा इनको इनलाइटेड भी मिल गया था, निर्वाण मिल गया था। इसका सिंबल क्या है, तो ये बोधि ट्री है इस चीज़ का सिंबल। एक और सिंबल है इनके लाइफ से, धर्म चक्र परिवर्तन। इन्होंने जो पहली बार सारनाथ में जो ये दिया था ना, अपना भाषण दिया था, फर्स्ट सरमन, तो इसका सिंबल ये था व्हील। व्हील जिसको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। तो चक्र है ना बीच में इसके, इसलिए धर्म चक्र परिवर्तन आप यहाँ से याद रखें। और आखिरी, जब ये मर गए थे, महापरिनिर्वाण जब इनका हुआ था, तो इसका सिंबल ये टॉम है। ठीक है, मैंने सब कुछ छोटा छोटा बना दिया ताकि मुझे याद रहे। आप अगर मेरी कॉपी देखें तो ये साइज़ है कॉपी की, और इसमें सब कुछ आपको देखने को मिलेगा छोटा छोटा। तो ये हो गया। वापस से हम आते हैं, कहाँ पे थे, हाँ, इनके बारे में देख लिया हमने। सिद्धार्थ के बारे में, ये कौन से क्लैन से बिलोंग करते थे, इनके पापा कौन थे, इनकी माँ माया थी, सौतेली माँ प्रजापति गौतमी, यशोधरा से शादी होगी 16 साल की उम्र में, बेटा था राहुल, और सुद्धोधना इनके पिताजी थे। और इनका एक कज़न भी था जिनके नाम हम पढ़ते हैं देवदत्त। क्या कहते हैं, देवदत्त। 4 चीज़ को देख के इनकी जो है ना मति बदल गई। इनका जो मतलब जो कहते हैं कि एक लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है, वो 4 चीज़ों को देख के आया। पहला तो ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी को देख के, एक मरे हुए आदमी को देख के, एक सिक मैन को देख के, एक एसेटिक को देख के। एसेटिक मतलब साधु, बीमार, मरा हुआ इंसान और बूढ़ा इंसान। इन चारों को देख के इनको लगा कि यार ये बूढ़ा भी होते हैं लोग, अच्छा लोग बूढ़े भी होते हैं। इससे पहले इन्होंने क्या ना, इनके पापा अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे, राजा मतलब क्षत्रिय थे ना, एग्जैक्टली राजा तो नहीं थे बट कम भी नहीं थे। तो ये लोग मतलब अच्छे थे, प्रिंस राजा टाइप के ही थे, पता नहीं क्या सिस्टम होता है तभी। तो उनको कभी दुख देखना ही नहीं पड़ा, हमेशा घर के महल के अंदर ही रहते थे, हमेशा खुशी 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 देखा। जब ये बाहर निकले पहली बार अपने ये घोड़े पे कंतक के साथ, किसके चैरियोटर था, चंदक नाम था उसका, इसके साथ जब निकले तो इन्होंने 4 चीज़ों को देखा। तो एक बूढ़ा आदमी है, बोला कि अच्छा इंसान बूढ़ा भी होता है। फिर देखा एक मरे हुए आदमी, अच्छा इंसान मरता भी है, अच्छा बीमार भी होता है, ओ गॉड इतनी दुख भी होते हैं उनको, इतने कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। और सबसे एक ही इंसान उनको खुश दिखा, वो था एक साधु। तो इन्होंने डिसाइड किया भैया मैं तो आपसे साधु ही बनूंगा। आगे ये घोड़ा किस चीज़ को सिंबल है, जब इन्होंने घर को छोड़ा था 29 साल की उम्र में। देखो 29 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 29, एट मैं ऐसे लिखती हूँ, ठीक है, एट, क्योंकि एट द रेट होता है ना, इसी से एट हो गया। एट द एज ऑफ 29 महाभिनिष्क्रमण, उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया, जिसको ग्रेट रिनंसिएशन कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, जिसका सिंबल हॉर्स है। और जब ये यहाँ से आप देखोगे कहाँ पे थे ये, पैदा कहाँ पे लिए, नेपाल में, पता है ना, कपिलवस्तु नेपाल में ये पैदा लिए थे, नेपाल में लुम्बिनी नेपाल में ये पैदा लिए थे। यहाँ से जब ये, अब इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, ये बोधि ट्री कहाँ पे है, बिहार में। तो नेपाल से बिहार आते टाइम इनको ऊपर बीच में वैशाली पड़ेगा, आप देखोगे, मतलब बिहार में कहाँ, गया, नेपाल से गया आते टाइम बीच में वैशाली आता है ना, तो वैशाली में इनको एक टीचर मिला। 6 साल लगा था इनको टोटल ज्ञान प्राप्त करने में, 6 ईयर्स। 29 साल की एज में घर से निकले थे और 35 साल की एज में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, 35 यहाँ लिखा हुआ है। तो इस बीच में इनको 2 टीचर भी मिला। पहले टीचर मिले अल्लारा कलाम इनके टीचर का नाम है, जो कि वैशाली के थे। वैशाली में इनको एक टीचर मिले। दूसरे टीचर मिले राजगीर में, जिनका नाम है रुद्रक रामपुर। अभी मैं फिर से इसको आपको बिहार के मैप में बताती हूँ। अगर आप मैप में देखें तो नेपाल यहाँ है कहीं पे, ठीक है, नेपाल है। यहाँ से इनका सफ़र कहाँ तक का था, गया में, जहाँ पे इनको इनलाइटनमेंट मिला, मतलब कि ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये गए होंगे किसी इस रास्ते से, तो बीच में वैशाली में एक टीचर मिले। यहाँ पे वैशाली है, दिख रहा होगा आपको, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे वैशाली है, वैशाली में एक टीचर मिले इनको। फिर ये कौन से टीचर थे, अल्लर कलाम यहाँ पे मिलते हैं। इसके बाद ये कहाँ पे दूसरे टीचर कौन मिले इनको, दूसरे टीचर मिले जिनका नाम था रुद्रक रामपुत। कहाँ पे मिले, राजगीर आपको पता है, नालंदा में। यहाँ पे दूसरे टीचर मिले, एक टीचर यहाँ अल्लर कलाम, रुद्रक रामपुत। अब ये वापस आगे गया, जहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके आगे का अगर मैं लाइफ साइकिल आपको बताऊँ इनका, तो ये यहाँ से कहाँ गए, यहाँ से गए थे ये यूपी,
यूपी इधर है, यूपी में इन्होंने पहले यहाँ पे पहला सरमन दिया होगा सारनाथ में, फिर जाके कहाँ पे, यहाँ पे इनकी डेथ हो गई। तो ये इनका लाइफ साइकिल इतना ही है। हम कहते हैं कि महावीर और गौतम बुद्ध जो है ना, सॉरी महावीर तो गुजरात तक गए थे, गौतम बुद्ध की कहानी यहीं तक रुक गई, बिहार और यूपी नेपाल तक में ही सिमट के रह गई थी इनकी कहानी। आगे हम देखेंगे। तो हमने देख लिया कि दोनों टीचर उनको कहाँ पे मिले, एक अल्लर कलाम वैशाली में, दूसरा रुद्रक रामपुर में। अब इनको निर्वाणा मिल गया है 35 साल की उम्र में। निर्वाण मतलब कि इनलाइटनमेंट मतलब कि ज्ञान प्राप्त हो गया है। किस पेड़ के नीचे? तो बोधि ट्री। बोधि ट्री तो कहते हैं, पर ये है असली में कौन सा पेड़? तो ये पीपल का पेड़ है, ठीक है। पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हो गया और इसके सिंबल बोधि ट्री है। अगर पूछे कोई कि निर्वाणा का क्या सिंबल है बुद्धा का, तो बोधि ट्री है। आगे, बुद्धा को और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि इनलाइटेंड वन। बुद्धा को और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि इनलाइटेंड वन मतलब कि जिसको सच्चाई प्राप्त हो गई हो, जिसको ज्ञान प्राप्ति हो गई हो, उसको इनलाइटेंड वन कहते हैं। दूसरा तथागत, सॉरी इटालियन मतलब जिसको मोक्ष मिल गया हो। तथागत मतलब जिसको सच्चाई की प्राप्ति हो गई हो। और एक किसी ने इनको साक्ष्य मुनि भी मिला, पर मुझे मिला नहीं कि किसने कहा और क्यों कहा। साक्ष्य मुनि भी कहा। ये तीनों नाम किसका है? बुद्धा का है। गौतम बुद्धा जिनका नाम सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ का नाम बुद्धा भी है, तथागत भी है और साक्ष्य मुनि भी है। आगे हम देखेंगे इनको 35 साल की उम्र में, अभी भी हमने देखा 35 साल की उम्र में ज्ञान प्राप्त हो गया था और 35 साल की उम्र में ही इन्होंने पहला सरमन भी रख दिया। कहाँ पे सरमन रखा? पहला सारनाथ में रखा। सारनाथ कहाँ पे है? तो यूपी में है। सारनाथ डियर पार्क, सारनाथ यूपी, एमपी में नहीं है। मुझे पहले लगता था कि एमपी में। क्या धर्मचक्र परिवर्तन का सिंबल क्या है? ये व्हील से है। फर्स्ट रिलीजियस डिस्कोर्स इन्होंने कहाँ पे दिया? डियर पार्क सारनाथ में पहला भाषण दिया। आगे हम देखते हैं, आगे ये इनकी क्या होगी? मृत्यु। अब सब कुछ कर लिया तो क्या होगी? मृत्यु। मृत्यु हुई 80 साल की उम्र में, मतलब 483 में ये पैदा लिए थे और मरे कब है? फिर से गलत, 583 में पैदा हुआ था, 463 तक चले, 463 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे हो जाती है? फिर से गलत यार, सो सॉरी, 483 में इनकी मृत्यु होती है, लिखा तो है यहाँ। और पैदा कब लिए थे? 563 में, 563 में बीसी में पैदा लिए थे और 483 बीसी में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे? साल ट्री के नीचे। पता है एक इंटरेस्टिंग बात क्या है? साल ट्री के नीचे इनकी मृत्यु होती है और साल ट्री के नीचे ही महावीर को, जो कि जैन गुरु है, उनको ज्ञान प्राप्त होता है। और ये होता है मृत्यु कहाँ पे? कुशीनगर यूपी में, जिसका सिंबल स्तूपा से बनाया जाता है, क्योंकि स्तूपा में इनके क्या है? रिलिक्स रखे गए हैं। आगे है बुद्धा टीचिंग, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। Thank you for watching and a big smile. He.